जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण लॉन्ग प्रश्न के साथ उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर आपके पास किताब भले ही ना हो, लेकिन आप भी क्या कीजिए, जाकर बोर्ड एग्जाम में एकदम आंसर उसको छाप दीजिए पूरे अच्छी तरह से। और मैं आपको यह जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों बताऊंगा और आंसर को क्वेश्चन को समझा कर बताऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में हिस्ट्री इतिहास में 95% प्लस लाएं, मतलब पूरा 100 में 100 नंबर लाएं या 95 नंबर लाएं। किसमें? इतिहास सब्जेक्ट में। यह रहेगा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से नहीं मिलेगा, जिस तरह से मैं आपको लिख कर बताऊंगा। और जितना शब्द में लिखना होता है वहाँ पर उतना ही शब्द में आपको लिखना है। तो देखिए, कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या जिसको हम कहते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहे चाहे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहे। और यह प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है। एक प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 10 या 30 नंबर के प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। तो क्लास 12 द हिस्ट्री इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर। और कौन सा रहेगा? ये भी पहला क्वेश्चन रहेगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। और कौन सा? पहला क्वेश्चन ये रहेगा। फिर जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें दूसरा क्वेश्चन लाऊंगा। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो आप कमेंट करेंगे उसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा और आपको दे दूँगा। तो चलिए, अब आपका प्रश्न का शुरुआत होता है। देखिए, आपका रहेगा खंड घ। कुल 5-6 खंडों में यह विभाजित होता है। खंड क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग 5 खंडों में विभाजित होता है। तो यह खंड घ के अंतर्गत आएगा और 500 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। 500 शब्द यानी आप अगर 3 से 4 पेज लिख देते हैं तो आपको पूरा 10 नंबर दे दिया जाएगा। और क्वेश्चन कितना? क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 21, 22, 23, सॉरी 22 नहीं रहे, 21 नहीं रहेगा, 22, 23 और कितना? 24। यही 3 क्वेश्चन आएंगे। मतलब यह जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, चाहे 22 नंबर क्वेश्चन पर पूछा जाएगा, चाहे 23 नंबर क्वेश्चन पर, चाहे 24 नंबर क्वेश्चन पर यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कौन सा प्रश्न पूछा गया है, और आप खुद प्रश्न को देख कर जान जाएंगे कि यह प्रश्न कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में क्या उपलब्धियां रही? परीक्षण कीजिए। कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विश्व में क्या उपलब्धियां रही, विश्व में यह अपना क्या परिचय दिया, यह विश्व में क्या अपने बारे में जानकारियां देकर गया, जो हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 नाम से जाना था। क्या? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग की सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी। कौन सा? मैं इसी लागे बता दे रहा हूँ आपको, सिंधु घाटी या कौन सा? कांस्य युग। कांस्य युग या युगीन सभ्यता, 3 नामों से जाना जाता है। किसे? जो आपका हड़प्पा सभ्यता है। कितने नाम से? 3 नाम से। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाए, बात आपको एक ही करना। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछेगा। क्या पूछेगा? कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए। मेन पॉइंट क्या बता रहा है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछा है।
देखिए फिर अथवा करके तीसरा नंबर पे पूछा यही क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मेन पॉइंट क्या दे रहा है, हड़प्पा सभ्यता, यानी आप देखिए कितना हो, पहला दूसरा तीसरा, यह 3 तरह से पूछ लिया। अब देखिए 2 तरह से और पूछा है। देखिए यही क्वेश्चन फिर पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए, अथवा हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रश्न पर प्रकाश डालिए। यही क्वेश्चन कितने तरह से, 5 तरह से पूछा है। तो यही पांचों तरह में से एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इस पांचों क्वेश्चन में से कोई भी प्रश्न आ सकता है और इसका उत्तर आपको वही लिखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता में जैसे नगर योजन, संस्कृति, उपलब्धियाँ, तो कोई भी चीज़ आ जाए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, आप इसी आंसर को लिख दीजिए। आपको वहाँ पर पूरा कितना नंबर, 10 नंबर, आपको पूरा 10 नंबर दे दिया जाएगा। इसी तरह से पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, फिर उसके बाद लघु उत्तरी क्वेश्चन 5 नंबर का कराऊंगा, फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर, फिर बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर। मैं क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कौन सा, लॉन्ग, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका उससे लघु उत्तरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अति लघु उत्तरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बहुविकल्पी, मतलब जो आपके 4-5 तरह के मैप से क्वेश्चन पूछता है और डेट से क्वेश्चन पूछता है, तो सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। कौन सा, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर, मात्र लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप पूरा कितना, 100 में 100 नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो व्यक्ति ठान लेता है वह कर ही लेता है। जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो ठाने हैं, जो माने हैं कि जो करना है उसको कर ही लेना है। तो चलिए आपके उत्तर को मैं बताता हूँ और समझाकर। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैं उत्तर लिखा, उत्तर में क्या लिखूँ, हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में उपलब्धियाँ, ठीक, यही आपको हेडिंग डाल देना है और इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ आपको लिख देना है, दिखा देना है, इंट्रोडक्शन। देखिए जो आप लोगों का क्वेश्चन है वह यही सब है ना, कि हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में क्या उपलब्धियां रही। इसी तरह से कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्व, उसके बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद आपको जो समझ में आएगा, जो याद रहेगा, वो आप लिखना शुरू कर देंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता के बारे में। उसी तरह से मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँ, हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में उपलब्धियाँ, मैंने हेडिंग डाल के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख दूंगा, उसके बाद आगे भी हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि इसी तरह से आपको हेडिंग, यहाँ पर पूछेगा तब भी आपको हेडिंग बना लेना है एक, यहाँ पर पूछेगा तब भी, अगर आप हेडिंग नहीं बना पा रहे तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप पूरे YouTube पर किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको क्या कर रहा हूँ मैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिख कर बता रहा हूँ। कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख कर नहीं, बस आपको अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी यहीं तक बता दें कि मैप बता देंगे, बस उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि मैं सबको बताऊँगा। आपका ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का हो चाहे साइंस से रिलेटेड हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्टों को मैं पूरे क्वेश्चन आंसर को कराऊंगा, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिख रहा हूं और इसका हेडिंग बनाया हूं, हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में उपलब्धियां। अब इसके बारे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब होगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो अगर राइटिंग मान लीजिए हड़प्पा लिखा है, आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिख रहा है तो मेरी बोली सुनकर आप अपने से खुद उस शब्द को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए विशिष्ट आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर साफ सुथरा नहीं लिखा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ आप लिख लीजिए जो आपको ना समझ में आए। तो देखिए आपका आंसर शुरू होता है कि हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान रहा है। क्या रहा है,
विशिष्ट स्थान, मतलब आप बहुत ही अच्छा स्थान रहा है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अच्छा स्थान रहा है। अब देखिए जहाँ नीली काली का प्रयोग करना वहाँ आप कर सकते हैं। क्या रहा, विशिष्ट स्थान रहा है। अगर देखिए मैं देर करूँगा देर होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। इस सभ्यता की विशिष्टता इन बातों से झलकती है कि आधुनिक वस्तुएं, किस लिए इसकी विशेषता झलकती है कि जो आधुनिक वर्तमान की वस्तुएं हैं, तकनीकी है, जैसे तकनीकी मतलब खेत जोताई ये सब, और जीवन शैली जो आज प्रचलित है, और जिस तरह का जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, चलते हैं आते जाते हैं, प्रचलित जीवन जो आज प्रचलित है, आप उसको रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखते जाइए, चाहे वीडियो रोक कर आप लिख लीजिए। जो प्रचलित है वे आज से हजारों वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में, पूर्व मतलब पहले हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। जिसका विवरण क्या है, निम्नलिखित है। मतलब जिस तरह से हम लोग घर दुआर बनवाते हैं, कुआं बनाते हैं, आंगन बनाते हैं, जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं, रोड बनाते हैं, उसी तरह का जीवन हजारों वर्ष पूर्व पहले जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। यही कहने का मतलब था इंट्रोडक्शन में। देखिए अब यहाँ से आपको क्या डालना है, पहला हेडिंग डालना है। पहले हेडिंग डालना है, देखिए मैं हाईलाइट जो इसको क्या किया हूँ, अंडरलाइन किया, इसको आपको ऐसे साफ़ सुथरा एकदम क्या करना है, ऐसे एकदम इस तरह से साफ़ सुथरा करना है और सीधा करना है। मुझसे थोड़ा तिखा हो गया, आपको सीधा करना है। पहला हेडिंग क्या डालना है, सुव्यवस्थित एवं उन्नत नगर योजना, ये आपको हेडिंग डालना। अब इसके आगे आपको ऐसे डैश देकर, डैश जिसको क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह, डैश देकर आपको अब लिखना शुरू करना है। क्या लिखना है, नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। जो नियोजित नगर था वो हड़प्पा सभ्यता का क्या था, अद्वितीय व्यवस्था था। कैसा, अद्वितीय व्यवस्था था। ऐसे आपको अंडरलाइन करते जाना, अद्वितीय व्यवस्था, विशेषता था, सॉरी क्या था, अद्वितीय विशेषता थी, जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। इसी के आधार पर क्या किया गया था, शहरी केंद्र, क्या था, शहरी केंद्र विकसित किए गए थे, शहरी केंद्र विकसित किए गए थे, शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता थी, एक तरह से शहरीकरण की सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वह शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता है, लेकिन अगर ग्रामीण सभ्यता की बात की जाए तो वह वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। ठीक, शहरीकरण की सभ्यता थी, जिसके मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। जिसका कहे या जिसके कहे या जिसमें, कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर था या सबसे प्रमुख शहर था वह कौन था, मोहनजोदड़ो। क्या था, प्रमुख शहर था। कौन था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण नगर नियोजन दो भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा नगर नियोजन है वह कितने भागों में, दो भागों में विभाजित था। तो चलिए बता देता हूँ कि दो भाग वह कौन सा था। आपको क्या करना है कि पूरा पढ़ लेना है, जिस हेडिंग को मैं बता रहा हूँ पढ़ लेना, उसके बाद फिर सोचना है कि जैसे मैंने क्या किया। जैसे मान लीजिए मैंने दुर्ग पढ़ा, दुर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। अब आपको रिवीजन कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। निचले नगर से अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित था। जो निचला नगर था उसके अपेक्षा कहाँ पर था, ऊंचे स्थान पर था। कहाँ पर, उससे ऊंचे स्थान पर स्थित था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। चबूतरा मतलब मान लीजिए आप चौतरा होता था। क्या होता था, ऊंचे के कारण, ऊंचाई का कारण था कि भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। अब दुर्ग ऊंचा क्यों था, क्योंकि ऊंचा चौतरा बनाकर फिर उस पर क्या किया गया था, घर बनवाए गए थे, ऐसा मानना था। तो जैसे मान लीजिए आपने दुर्ग पढ़ा, दुर्ग में आपको क्या देंगे, निचला नगर अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित था। आपको ध्यान रखना, अच्छा हाँ, निचला नगर जो था वो ऊंचे स्थान पर था, इतना हो गया। फिर दुर्ग की ऊंचाई कारण क्यों था, कि दुर्ग का ऊंचाई का कारण सिर्फ इसीलिए था क्योंकि जो घर वहाँ पर बने थे वह कैसे बने थे, जो घर थे, भवन थे, उसको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, इसीलिए दुर्ग को भी ऊंचे स्थान पर बनाया गया। बस आपको इसी तरह से रिवीजन कर लेना। पहला क्या हो गया,
हड़प्पा सभ्यता की जो जो दो भागों में विभाजित था। पहला क्या था, दुर्ग था और निचला शहर था। कौन सा आप ध्यान दिए होंगे, नगर नियोजन था, दो भागों में विभाजित था। पहला हो गया दुर्ग, दूसरा हो गया निचला शहर। अब चलिए निचला शहर क्या है। निचला शहर, निचले शहरों की भी किलेबंदी की गई थी। निचले शहर की किलेबंदी की गई थी, मतलब किलेबंदी मतलब आप जान लीजिए कि बाउंड्री मारा गया था एक तरह से। जैसे स्कूल में बाउंड्री मारा जाता है, कभी घर में बाउंड्री मारे, उसी तरह से निचले शहरों की किलेबंदी की गई थी, यानी बाउंड्री मारा गया था। अर्थात निचले शहरों को दीवारों से घेरा गया था। जो निचला शहर था उसे दीवार से घेरा गया था, किलेबंदी की गई थी। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी थी। धौलावीरा और जो लोथल है वहाँ पर पूरा किलेबंदी किया गया था पूरे बस्ती को। धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है आपका, कहाँ पर पता है, राजस्थान में पड़ता है। पूछा जाएगा कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो मैं ऐसे ऐसे और प्रश्नों को भी कंप्लीट करते जा रहा हूँ। अब आपको वहाँ पर देखिए जो नगर नियोजन था वह दो भागों में था, तो दो भाग बता दिए। अब आपको दूसरी हेडिंग डालना है, भवन निर्माण प्रणाली। कैसे घर बनाए गए थे, किस तरह से घर बनाए गए थे और घर के बारे में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा हेडिंग डालें भवन निर्माण प्रणाली। इसमें लिखना है मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय घर बने थे। आवासीय घर मतलब सरकारी घर, ऐसे बात की जाए मतलब घर बने थे। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में। घर के मध्य में आंगन बना होता था। जैसे मान लीजिए घर बना दिया गया, तो घर के बीच में ही पहले ज़माने का जो घर होगा, आज भी आप देखेंगे आरी आरी घर होता है, बीच में क्या होता है, आंगन होता है, जहाँ पर नहाने धोने की व्यवस्था है। जैसे वहाँ पर पानी उनी गिराया जाता है, नहा भी लिया जाता है। वहाँ पर मध्य में क्या होता था, आंगन बना होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। तो आंगन के चारों ओर क्या होंगे, कमरे बने होते थे, होते थे। इसको आप काट दीजिए, होते थे, बने होते थे और बने होते थे। भूमि तल पर बने कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। वह घर जो ज़मीन पर से उठता था, मतलब पहला तल्ला, उसमें क्या होती थी, ज़मीन पर बने घर, उस पर खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़कियां नहीं होती थी, नहीं थी, ठीक। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नान घर होता था। ईंटों से निर्मित, ईंटों के फर्श से मतलब जो ईंटा होता है उसी को फर्श कहा जाता है। ईंटों के ज्वाइंट से क्या होता था, स्नान घर होता था, यानी आपकी बात की जाए तो नहाने होता था। घरों में कुएं का निर्माण भी होता था। जो घर होते थे उसी घर में क्या किया जाता था, कुएं का भी व्यवस्था किया जाता था। प्रायः यह कुआं ऐसे कक्ष में बना होता था जिसका प्रयोग बाहर आने जाने के लिए किया जाता था। मतलब एक तरह से जो बाहर आने जाने का रास्ता होता था, वहीं पर एक तरफ कुआं बनाया जाता था, जिसका प्रयोग क्या किया जाए कि सभी लोग पानी को उसको पी सकें, जो बाहर भी आ जा रहे हैं वह लोग भी पानी को पी सकें। अभी आगे भी इसमें लिखा गया है, जाने के लिए किया, आगे भी लिखना है इसमें, के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। जो मोहनजोदड़ो शहर था वहाँ पर कुल कितने कुएं बनाए गए थे, तो टोटल 700 कुएं बनाए गए थे। अब आपको तीसरा हेडिंग डालना है, जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की उल्लेखनीय विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। उल्लेखनीय विशेषता क्या थी, क्या कैसी थी, उल्लेखनीय विशेषता थी क्या, जल निकासी जो प्रणाली था। कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में। घरों से निकलने वाले अशुद्ध जल, अशुद्ध मतलब जो पीने योग्य ना हो, खराब जल हो, जैसे कपड़ा धोना हुआ पानी, खाना बने हुए पानी, ऐसे अशुद्ध जल की निकासी के लिए गलियों में विशालकाय नालियाँ बनी होती थी। जो गली होता था आने जाने का, गली के नीचे में क्या होता था, नालियाँ बनी होती थी, विशालकाय, वो भी बड़ी बड़ी नालियाँ बनी होती थी, बहुत बड़ी नालियाँ बनी होती थी। और यह एक दूसरे पर जो नालियाँ थी समकोण पर काटती थी, यानी एक नाली यहाँ से, जैसे मान ली एक नाली यहाँ पर जा रहा है तो एक नाली यहाँ से भी आया और इसी में मिल गया, आगे भी गया है, तो इसी तरह से क्या होता था, समकोण पर काटती थी, क्या पर, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो जल निकासी प्रणाली भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको चौथा हेडिंग डालना है। अब आपको चौथे नंबर पर हेडिंग डालना है, कृषि प्रौद्योगिकी
मतलब कृषि की प्रौद्योगिकी, कृषि के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई। तो मोहरे एवं मृण मूर्तियाँ कहें या मृण मूर्तियाँ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर स्पष्ट है कि मोहरे और जो मूर्तियाँ थी, मृण मूर्तियाँ जो थी, वह किसके पुरातात्विक जो पुराने स्रोत थे उसके आधार पर स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बैल का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान ब्रैकेट में थार राजस्थान से लगा जो क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तानी रेगिस्तानी ब्रैकेट बंद, तथा बनावली कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बनावली कहें या बनवाली कहें या कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप भी मिले। हरियाणा से क्या मिला है? मिट्टी के हल का प्रतिरूप। मिट्टी का जो हल है, मिट्टी का हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? हरियाणा से मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरूप, मिट्टी के हल के प्रतिरूप भी कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हैं। हल के प्रतिरूप भी क्या करते हैं? प्रतिरूप, जो मिट्टी के हल के प्रतिरूप हैं वह क्या करते हैं? आगे दिखाता हूँ मैं आपको। हल के जो प्रतिरूप है वह कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हैं, यानी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। काली बंगन या इसी को काली बंगा भी कहा जाता है। काली बंगन कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। काली बंगन या काली बंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो राजस्थान से मिला। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, चौथा हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पांचवा हेडिंग डालना है। मोहरे व मुद्रांकन प्रणाली। देखिए स्टूडेंट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए लिखिए, क्योंकि अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो इससे अच्छा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हर इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन सरस्वती माता आपको विद्या कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। इसलिए इनके ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर भरोसा करके आप अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, वरना आप जीवन में इतना पछताएंगे कि दोबारा आप कभी नहीं पढ़ सकते। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कहाँ से ही मजदूरी करके पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़िए, पढ़ाई को मत छोड़िए। यही आपका जीवन का रास्ता है, इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं। आप अपना पढ़िए। पांचवा हेडिंग आपको डालना है मोहरे व मुद्रांकन प्रणाली। तो देखिए, समय ज़्यादा बीत जाएगा, इसलिए मोटिवेशन मैं बहुत कम ही दे रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे तो अलग से भी वीडियो बना दूँगा। मोहरे हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। मोहरे क्या है? अगर आप सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलता जाएगा। जो मोहरे हैं वह क्या? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। विशिष्ट मतलब बहुत बढ़िया विशिष्ट पुरावस्तु है। इनका प्रयोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों को माल भेजने में सुरक्षा सील की भांति किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट बढ़िया सा पूरा वस्तु है वह सुदूरवर्ती क्षेत्रों को माल भेजने के सुरक्षा के सील के रूप में किया जाता था। किसका? पूरा सुदूरवर्ती क्षेत्रों को। किसको? सुदूरवर्ती क्षेत्रों को विशिष्ट पूरा वस्तु जो है वह इनका प्रयोग किस लिए? माल को सील भांति किया जाता था, सुरक्षा सील की भांति किया जाता था। किसको? अब यहाँ पर फिर समझिए, हड़प्पा सभ्यता विशिष्ट पुरावस्तु है। विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पा सब। अब विशिष्ट पुरावस्तु का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों को माल भेजने में किया जाता था, माल भेजने में। अब सुरक्षा सील की भांति किया जाता था। सुरक्षा सील की भांति बहुत सुरक्षा के द्वारा किया जाता था। दूर भेजी जाने वाली वस्तु को रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगाकर आप इसको ध्यान से देखते रहिए। जो दूर भेजने वाली वस्तु है उसे बांधकर उस पर गीली मिट्टी रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगाकर और क्या कर गीली मिट्टी लगाकर एक या एक से अधिक मोहरों की
छाप मुद्रित कर दी जाती थी। अगर कोई वस्तु बाहर जा रही है, मतलब जान लीजिए कि एक या एक से अधिक मोहरों की क्या हो रही, अगर बाहर वह वस्तु वस्तु को अगर कोई वस्तु कहाँ जा रही है, दूर जा रही, बहुत दूर भेजी जा रही है, तो उसको क्या किया जाता था, रस्सी से बांध कर, गीली मिट्टी लगाकर, एक से अधिक मुहर लगाकर, मुद्रित करके उसको छाप कर भेजा जाता था। क्यों? मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। किस लिए? कि मुद्रा उसको छापने से, उसको लगाने से, सब करने से प्रेषक की पहचान का भी पता लगता था। प्रेषक मतलब जो भेजता था, भेजने वाले का पहचान का भी पता लगता था। अगला हेडिंग आपको डालना है माप तौल प्रणाली। इसमें लिखना है हड़प्पा सभ्यता की अपनी विकसित माप तौल प्रणाली थी। क्या थी? विकसित माप तौल प्रणाली थी। क्या विकसित थी? पूरी तरह से इसका प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। माप तौल के लिए बाँटों का प्रयोग किया जाता था। माप तौल के लिए बाँटों का, बाट मतलब आप इस समय समझ लीजिए बटखरा का प्रयोग किया जाता था। ये बाट चर्ट नामक पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। किससे? चर्ट नामक एक पत्थर होता था, उससे नाम इसी पत्थर से क्या होते थे, यह बाट यानी बटखरे बनाए जाते थे। बाँटों के निचले मानदंड दुआधारी होते थे। दुआधारी मतलब एक इसका डबल वहाँ पर क्या होते थे, तौले जाते थे उस समय। जैसे मान लीजिए 1 किलो होता था, फिर 2 किलो होता था, 2 के बाद 4 किलो होता था, फिर 8 किलो होता था, फिर 16 केजी, फिर 32 केजी, किलो, एक ही चीज़ होता आदि थे। इस तरह के बटखरा थे जिनकी सर्वोच्च सीमा 12,800 तक थी। और कितने किलो तक? 12,800 तक इनकी सीमा थी, जो उनके बटखरे तराजू होते थे, बटखरे होते थे। आपको माप तौल प्रणाली में ही लिखना है बाँटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। बाट का जो ऊपरी मानदंड होता था वह दशमलव को अनुसरण करते थे, यानी दशमलव को बताते थे। छोटे बाट आभूषण आदि को तौलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो छोटे बाट थे, वह छोटे जो बाट थे, छोटे जो बटखरे थे, वह किसके लिए? आभूषण, सोना चांदी, इन सभी चीज़ों को तौलने के लिए किए जाते थे। बाकी और जो काम किए जाते थे वह बड़े बाट के द्वारा किए जाते थे। आपको 7वां हेडिंग डालना है धार्मिक उपलब्धियाँ। धार्मिक उपलब्धियाँ मतलब इनके धर्म के बारे में और एक कैसे पूजा करते थे। धार्मिक उपलब्धियाँ, धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यह लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। यह लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। यह लौकिक मतलब जो पहले समय में, जो पुराने समय में क्या किए जाते थे, जो पहले से कुछ चले आते थे, जो इनको जानकारियाँ थी, उसी के स्वरूप ये क्या होते, उसी को देखते हुए यह लौकिक मतलब जो पुराने परंपरा थे उसको भी प्रयोग करते आते थे, उसी को देख ताक कर यह चलते थे, तो उसी के आधार पर यह करते थे, जो पुराने तौर तरीके थे। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः हड़प्पा सभ्यता से ही होता है। मूर्ति पूजा कब से होता है? हड़प्पा सभ्यता से होता है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, स्वास्तिक चक्र और क्रॉस आप सर्च कर लेंगे गूगल पर, आपको मिल जाएगा। अब स्वास्तिक चक्र क्या होता है या स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा अभी। स्वास्तिक चक्र मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मिलते हैं, वहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको लिखना है स्वास्तिक चक्र और सूर्य पूजा के प्रतीक थे। जो स्वास्तिक चक्र और सूर्य पूजा के प्रतीक, स्वास्तिक चक्र क्या था? सूर्य पूजा का प्रतीक था। अतः उपरोक्त विवरण के विश्लेषण, स्वास्तिक पूजा क्या था? सूर्य पूजा का प्रतीक था। किसका? सूर्य पूजा का प्रतीक था जो स्वास्तिक चक्र था। अतः उपरोक्त विवरणों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में प्रचलित ये सभी साधन और जीवन शैली विशिष्ट थी, मतलब बहुत बढ़िया थी। जो जीवन शैली है ये सब थी। अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट कीजिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन यह वीडियो लाते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपका आएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 आएगा इसके बाद आपका। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी, उन सभी क्वेश्चन को मैं
कंप्लीट करा देता हूँ। और आपको अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया। तो आप थोड़ा सा स्वास्तिक चिन्ह देख लीजिए। ये रहा आपका स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चक्र ऐसे बना है और बाकी ऐसे-ऐसे बना दिया जाए तो इसको चक्र कहते हैं। और ये आपका है स्वास्तिक चिन्ह। आप इसको स्वास्तिक चिन्ह आप बनाएँगे कैसे? देखिए, आपको ऐसे करना है, ऐसे ले जाना, फिर ऐसे कर देना है। उसी तरह से आपको ऐसे करना है, ऐसे ले जाना है, फिर आपको ऐसे कर देना है। देखिए, ऐसे ही स्वास्तिक चक्र या स्वास्तिक चिन्ह आपका बनकर तैयार हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।